हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हमने जो पिछली कक्षा में आधा भाग किया था उसी का बचा हुआ दूसरा भाग करेंगे। फिनोटाइप विशेषक अरूपांतरित अलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। सामान्यतः अरूपांतरित कार्यकारी अलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है प्रभावी होती है तथा रूपांतरित अलील अप्रभावी। इसलिए इस उदाहरण में अप्रभावी अलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता है, नहीं है, या बने तो कार्यक्षम नहीं होता है। तो आपके जो फिनोटाइप या विशेषक अरूपांतरित अलील होते हैं वो आपके किसके ऊपर, आपके कार्य के ऊपर ही निर्भर करता है। इसके अलावा आपके जो अप्रभावी अलील होते हैं वो जब दर्शित होने पर दो ही चीजें आपकी पॉसिबल हो पाती हैं, या तो एंजाइम बनता ही नहीं है या फिर अगर बनता है तो कार्यक्षम नहीं होता है, यानी कि किसी भी काम का यूजफुल वो नहीं होता है। सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उन संकरणों क्रॉसों को जहां F1 दो जनकों में से किसी एक से मिलता था प्रभाविता का मध्य लक्षणों वाला अपूर्ण प्रभाविता। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी उसमें हमने एक तो डोमिनेंस पढ़ा था, प्रभाविता, या फिर मध्य लक्षणों वाला पढ़ा था हमने अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन चीजों के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। तो कोडोमिनेंस जो है सह प्रभावी, ये एक ऐसी घटना है जहां पर आपकी F1 पीढ़ी दोनों जनकों से यानी कि दोनों पेरेंट से मिलती जुलती है, सिमिलर होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण मानवों में ABO रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। तो आपकी यहाँ पर क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जहां पे आपकी पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है, वो है ह्यूमन बींग्स। ABO रुधिर वर्गों जो आपके अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आपका A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ये आपके जनकों पर ही डिटरमाइन करते हैं। ABO रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन I करती है। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होते हैं। बहुलक का प्रकार क्या होगा, यहाँ इस बात का नियंत्रण जीन I से होता है। तो यहाँ पर आपकी क्या देखा गया है कि जो आपका बहुलक का प्रकार होगा, बहुलक का प्रकार जो होगा उसमें आपकी किस बात का नियंत्रण होता है, वो आपका जीन I डिटरमाइन करता है। इस जीन I के 3 अलील IA, IB और स्मॉल I होता है। जीन I के 3 अलील होते हैं। अलील IA और अलील IB कुछ भिन्न प्रकार के शर्करा का उत्पादन करते हैं और अलील स्मॉल I किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि IA और IB जो है वो कुछ प्रकार की शर्करा का उत्पादन करता है, लेकिन जो आपका स्मॉल I होता है वो किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता है। यहाँ पर ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव जीन 2N द्विगुणित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों में से 2 प्रकार के जीन अलील होते हैं। IA और IB और IB तो स्मॉल I के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, अर्थात जब IA और स्मॉल I विद्यमान हो तो केवल IA अभिव्यक्त होता है, और जब IB और स्मॉल I विद्यमान हो तो केवल IB अभिव्यक्त होता है। स्मॉल I तो शर्करा बनाता ही नहीं है। तो मानवों में भी यह देखा जाता है द्विगुणित होता है, आपका जो जीन होता है 2N होता है, इसीलिए इसमें आपके 2 प्रकार के जीन अलील होते ही होते हैं। और IA और IB अलील जो होता है ये स्मॉल I के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, कंप्लीटली डोमिनेट कर देता है। इसीलिए अगर आपका IA और स्मॉल I अगर है तो IA हमेशा सस्टेन करेगा, IB और स्मॉल I है तो हमेशा IB ही सस्टेन करेगा, क्योंकि जो स्मॉल I छोटा I होता है वो शर्करा नहीं बनाता है। जब IA और IB दोनों उपस्थित हों तो ये दोनों अपने अपने प्रकार के शर्करा की अभिव्यक्त
कर देते हैं। यह घटना ही सह प्रभाविता है। और यहाँ पर छोटा आई तो रहेगा ही नहीं क्योंकि शर्करा बनाता ही नहीं है, और आई ए और आई बी दोनों ही जब रहते हैं तो अपने अपने प्रकार की शर्करा को ही अभिव्यक्त करते हैं। इसी को बोला जाता है सह प्रभाविता। ये आपकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसी को को डोमिनेंस बोला जाता है। इसी कारण लाल रुधिर कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रकार की शर्करा होती हैं। तो लाल रुधिर कोशिकाएं जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें आपकी ए और बी दोनों प्रकार की जो शर्करा होती हैं वो देखी जाती हैं। 3 भिन्न प्रकार के अलील होने के कारण इनके 6 संयोजन संभव हैं। इस प्रकार ए बी ओ रुधिर वर्गों तालिका 5.2 के 6 विभिन्न जीनोटाइप होंगे। प्रश्न है फिनोटाइप कितने होंगे? तो जीनोटाइप आपको यहाँ बता दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तीनों अलग अलग प्रकार के अलील होते हैं तो इसकी वजह से 6 संयोजन होते हैं और 6 विभिन्न जीनोटाइप यहाँ पर देखे जाते हैं। इस तालिका में आपको यही बताया गया है। मानव जनसंख्या में रुधिर वर्गों का आनुवंशिक आधार दर्शाने वाली तालिका। तो यहाँ पे क्या है? जनक 1, जनक 2 संतति का जीनोटाइप और संतति का रुधिर वर्ग जो आपका ब्लड ग्रुप होता है। IA और IA होगा तो आपके संतति का जीनोटाइप IA होगा और ब्लड ग्रुप जो निकलेगा वो आपका A निकलेगा। पहले जनक का I है, दूसरे का IB है, IA IB दोनों ही सस्टेन करेंगे और यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो आपका AB हो जाएगा। IA है, एक कैपिटल स्मॉल I है तो आपका हमेशा जो कैपिटल IA है वो ही सस्टेन कर पाता है तो आपका ब्लड ग्रुप A बन जाता है। IB IA है तो IA IB दोनों सस्टेन करेंगे, ब्लड ग्रुप बन जाएगा AB जो आपके दूसरे केस में देखा गया था। IB IB है, दोनों सस्टेन करेंगे, ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। IB और छोटा I है तो आपका IB सस्टेन करेगा, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो हो जाता है B। और दोनों ही अगर छोटे आइज हैं, दोनों छोटे आई आपके जो संतति का जीनोटाइप होता है छोटे आइज बन जाते हैं, तब आपका जो ब्लड ग्रुप होता है वो O होता है। आप यह भी समझ गए होंगे कि ABO रुधिर समूहन बहु अलील मल्टीपल अलील का भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से अधिक अर्थात 3 अलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही अलील विद्यमान रह सकते हैं। अतः बहु अलील की क्रियाशीलता समिष्ट जीन संख्या के अध्ययन में ही देख सकती है। तो अभी तक पता चल चुका है जो ABA रुधिर होते हैं वो आपके बहु अलील होते हैं। मल्टीपल अलील का अच्छा उदाहरण आपका देखा गया है, लेकिन हर एक व्यक्ति में आपके 2 अलील ही विद्यमान होते हैं, 3 नहीं होते हैं। कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण का नियंत्रण का जीन करता है। उसके 2 अलील कैपिटल B और स्मॉल b होते हैं। कुशल रूप से मंड संश्लेषण कैपिटल B संयुग्मजनों से होता है और इस प्रकार विशाल मंड कण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत स्मॉल b संयुग्मजी मंड संश्लेषण में कम कुशल होते हैं और छोटे मंड कणों का उत्पादन कर सकते हैं। पकने पर कैपिटल B बीज गोल होते हैं और स्मॉल बीज झूरीदार। विषमय युग्मनज गोल बीज पैदा करता है, इसलिए लगता है कि कैपिटल B प्रभावी अलील है। कैपिटल B स्मॉल b बीजों में उत्पन्न मंड कण मझोले आकार के होते हैं। अतएव यदि मंड कण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से यह अलील अपूर्ण प्रभाविता ही दर्शाता है। तो यहाँ पर कभी कभी ये देखा जाता है कि जो जीन उत्पाद होते हैं वो एक से ज़्यादा प्रभाव डोमिनेंस भी छोड़कर जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें मटर के बीजों में मंड संश्लेषण का नियंत्रण जो होता है वो जीन ही करता है। तो यहाँ पर आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी लिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर आपका मंड कण का जो आकार है वो एक फिनोटाइप में मान किया जाए तो उसमें उस दृष्टिकोण से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अलील होते हैं वो अपूर्ण प्रभाविता ही दर्शाते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही शोकेस करते हैं। अतएव प्रभाविता न तो किसी जीन का या उसके उत्पाद का
स्वायत्त लक्षण है जिसकी सूचना जीन में निहित है, यह उतनी ही निर्भर जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होती है जितनी कि हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर। उस मामले में एक जीन से एकाधिक जीनोटाइप प्रभावित होते हैं। तो जो भी आपका डोमिनेंस होता है वो ना ही किसी जीन या फिर उसके उत्पाद का कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लक्षण होता है। जो उसकी जीन सूचना होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डिटरमाइन करती है, वो उतनी ही जीन उत्पाद पे डिटरमाइन करती है जितना कि आपकी जो हमारे द्वारा जो आप परीक्षार्थ चुने जाते हैं उसके जो विशेष जीनोटाइप होते हैं, दोनों पर ही इक्वल बराबर तरीके से ही वो डिपेंड करता है। दो जीनों की वंशगति, 2 जीन्स की इनहेरिटेंस। मेंडल ने 2 लक्षणों में भिन्न मटर के पौधों पर भी संकरण प्रयोग किए, जैसे पीले और गोल बीज वाले पौधों का क्रॉस हरे और झूरीदार बीज वाले पौधों से किया। चित्र 5.7। मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण केवल पीले रंग वाले गोल बीज ही होते हैं। तो यहाँ पर आपके मेंडल ने अलग अलग लक्षण भी देखे, अलग अलग जो मटर के पौधे होते हैं उनका भी संकरण उन्होंने करवाया और क्या देखा कि इस प्रकार के जनकों का संकरण होता है, यानी कि पेरेंट का जो भी क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है तो वो पीले रंग वाले गोले बीज के पौधे ही आपके प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आपका लिया गया है, दोनों कैपिटल आर हैं, दोनों आपके वाई हैं, फिर आपका एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई हो गया। फाइनल जो आपका रिजल्ट निकल के आता है वो आपके गोले पीले, या फिर जब आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई होगा तो आपका झूरीदार जो आपके बीज होते हैं उस रंग या उस टाइप के निकल के आते हैं। या आपके अलग अलग जो आपके फिनोटाइप अनुपात है, गोले पीले गोले हरे, या आपको अलग अलग चीजें बताई गई हैं कि जब आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, या फिर दोनों आपके कैपिटल होते हैं तो किस प्रकार के आपके जो पौधे या बीज होते हैं वो किस प्रकार के आपके निकल के आते हैं, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। आप बतला सकते हैं पीले हरे रंग तथा गोल झुर्रीदार आकृति में कौन प्रभावी रहा होगा, कौन डोमिनेट कर रहा होगा। पीला रंग हरे के ऊपर एवं गोल आकृति झूरीदार के ऊपर प्रभावी है। जो पीला रंग होता है वो किसके ऊपर प्रभावी होगा, हरे के ऊपर, और जो गोल आकृति है वो झूरीदार के ऊपर डोमिनेट करेगी, प्रभावी रहेगी। यही निष्कर्ष जब पीले एवं हरे तथा गोल एवं झूरीदार बीजों वाले पौधों के बीच एक संकरण अलग अलग किया गया तो इनके परिणामों में भी निकलता है। जीनोटाइप प्रत्येक वाई प्रभावी पीले बीज वर्ण तथा स्मॉल वाई अप्रभावी हरे बीज वर्ण के लिए कैपिटल आर गोल बीज और स्मॉल आर झूरीदार बीज वालों के लिए प्रयोग करें तो जनकों के जीनोटाइप इस प्रकार लिखे जा सकते हैं, कैपिटल आर आर एंड कैपिटल वाई वाई, या फिर स्मॉल आर आर एंड स्मॉल वाई वाई। इनके क्रॉस के चित्र 5.7 की भांति लिखा जा सकता है और जिसमें जनक पौधों के जीनोटाइप दर्शाए गए हैं। निषेचन होने पर युग्मक कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिलकर F1 संकर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को उत्पन्न करते हैं। जब मेंडल ने इन F पौधों को स्वयं संकरित किया तो पाया कि F2 के 3/4 पौधों के बीज पीले और 1/4 के बीज हरे रंग के थे। पीला और हरा रंग 3:1 के अनुपात में वंशयोजित हुआ। इसी प्रकार गोल और झूरीदार बीज की आकृति भी 3:1 अनुपात में वंशयोजित हुई, एक संकर क्रॉस की तरह। तो यहाँ पर भी आपकी क्रॉस ब्रीडिंग करने पे ये सारे रिजल्ट्स जो अभी हमने आपको बताए उस प्रकार से आपको देखने को मिले। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। द्विसंकर क्रॉसों में चित्र 5.7 फिनोटाइप गोला पीला, झूरीदार हरा, गोला हरा और झूरीदार हरा 9:3:3:1 के अनुपात में प्रकट हुए। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए कई लक्षण युग्मनों में ऐसा ही अनुपात देखा गया। तो द्विसंकर क्रॉसिंग जब करी गई
उसमें जो आपके अलग अलग फिनोटाइप थे, गोला पीला, झुर्रीदार हरा, गोले हरे, वो आपको 9:3:3:1 के अनुपात यानी कि उसके रेशो में आपको ये प्रकट करने को मिले। और मेंडल के बहुत सारे रिसर्चेस में भी इसी प्रकार का अनुपात अलग अलग लक्षणों में, अलग अलग लक्षण युग्मों में देखा गया। 9:3:3:1 के अनुपात को 3 पीला, 1 हरा के साथ 3 गोल और 1 झुर्रीदार को संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है। इस व्युत्पन्न को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, 3 गोल में 1 के साथ 1 झुर्रीदार, 3 पीले को 1 हरे के साथ, जो मिलाकर हमें क्या देगा, 9 गोल पीले और 3 झुर्रीदार पीले, 3 गोल हरे और 1 झुर्रीदार हरे। द्विसंकर क्रॉसों, 2 विशेषकों में भिन्न पौधों के क्रॉस के प्रेक्षणों पर आधारित मेंडल ने एक दूसरे सामान्य नियम प्रस्तावित किया जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहा जाता है। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण वंशयोजन दूसरे जोड़े में स्वतंत्र होता है। फिर आपका जो द्विसंकर क्रॉसिंग होते हैं, जहां पे 2 विशेषकों में डिफरेंट अलग अलग टाइप के पौधों के क्रॉस के देखा जाता है, उसके आधार पर आपका दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया था मेंडल ने, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। इसके अनुसार क्या मतलब था, इसका ये मतलब था कि आपके जब संकर किए जाते हैं और लक्षणों में 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी भी एक जोड़े का जो लक्षण होता है वो दूसरे में स्वतंत्र देखा जा सकता है। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y पौधे में अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन स्वरूप अंड और पराग उत्पादन के समय जीन के 2 जोड़ों के स्वतंत्र विच्छेदन को समझने के लिए प्नेट वर्ग का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। जीन के एक जोड़ी कैपिटल R और स्मॉल r के वंशयोजन पर विचार करें तो 50% युग्मकों में जीन कैपिटल R विद्यमान है और 50% जीन स्मॉल r हैं। तो यहाँ पर अगर आपके अलग अलग प्रयोग भी देखे जाएंगे, सक्सेसफुली भी आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। जो आपके कैपिटल R स्मॉल y पौधे देखे जाते हैं अर्धसूत्रण के दौरान, अर्धसूत्रण कोशिकाएं विभाजन के दौरान, और इसके अलावा जो आपके जीन के जोड़े होते हैं जिसमें एक आपका कैपिटल R और स्मॉल r होता है, उसमें क्या देखा गया है कि 50% युग्मक जो होते हैं वो जीन कैपिटल R उसमें देखे जाते हैं और 50% में जीन स्मॉल r देखे जाते हैं। इनमें कैपिटल R या स्मॉल r होने के साथ साथ अलील कैपिटल Y या स्मॉल y भी हैं। कैपिटल Y स्मॉल y का वंशयोजन भी कैपिटल R स्मॉल r के समान ही होता है। याद रखने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% कैपिटल R और 50% स्मॉल r का वंशयोजन 50% कैपिटल Y और 50% स्मॉल y के वंशयोजन से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी चीजें बताई गई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका 50% कैपिटल R और 50% स्मॉल r जो होता है उसका वंशयोजन 50% कैपिटल Y और 50% स्मॉल y के साथ स्वतंत्र रहता है। अतएव कैपिटल R धारी युग्मक के 50% में Y और दूसरे 50% में Y, यानी कि आपका जो कैपिटल R धारी आपका युग्मक यानी कि गैमेट होगा उसे 50% आपका कैपिटल Y देखा जाएगा और दूसरे 50% जो है उसमें स्मॉल y। इसी प्रकार स्मॉल r धारी युग्मक में 50% कैपिटल Y तथा 50% में स्मॉल y जीन होते हैं। अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं, 4 प्रकार के पराग और प्रकार के अंड। ये 4 प्रकार हैं कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, जिनमें प्रत्येक की संख्या कुल युग्मकों को 25% अर्थात 1/4 है। जब आप प्नेट वर्ग के 2 पार्श्वों में अंड और पराग लिखेंगे तो उन युग्मनजों के संगठन का पता करना आसान होगा जिनसे F2 पौधे उत्पन्न होते हैं। चित्र 5.7। यद्यपि पुनेट आरेख में 16 वर्ग है किंतु इनमें कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप बनते हैं इसे दिए हुए फॉर्मेट में ज्ञात करें। क्या फिनेट
पनेट वर्ग के प्रयोग के आंकड़ों से आप F2 अवस्था के जीनोटाइप का पता कर सकते हैं, फॉर्मेट में भर सकते हैं, या जीनोटाइप अनुपात भी 3:3:1, 9:3:3:1 है। तो यहाँ पर आपके पनेट वर्ग में क्या इसी प्रकार का रेशो देखने को मिलता है, इसी फॉर्मेट में वो क्या आ सकता है, वो आपको आगे जो आपकी तालिका दी गई है, ये तालिका, उसमें आपको भरना है, लिखना है। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, जो इनहेरिटेंस का क्रोमोसोम प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से 1900 तक यह कार्य अज्ञात ही रहा। एक तो आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी जिसमें कार्य को प्रचार मिल पाता। दूसरे, जीन या मंडल के कारक के लिए ये संकल्पना की वे लक्षणों के नियंत्रक की स्थायी एवं विविधता इकाइयों के रूप में है, तथा इनका नियंत्रक की संकल्पना अर्थात ऐसे अलील जो एक दूसरे के साथ समिश्रण नहीं होता है, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आया। तो यहाँ पर क्या देखा गया है, आपके अलग अलग जो लक्षण थे वंशागति इनहेरिटेंस से रिलेटेड, वो 1865 में ही आपके प्रकाशित हो गए थे, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे आपके ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग संचार करने के ज्यादा जरिए नहीं थे, तो 1900 तक ये ज्यादा किसी को पता नहीं चल पाया था। उसके बाद ऐसे अलील जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, सम्मिश्रण या नहीं कर पाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, उन सब चीजों के बारे में पता चला और बहुत सारे वैज्ञानिकों को ये राज भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से ही परिचित थे। तीसरे, उस समय के जीव वैज्ञानिकों को मेंडल की जैव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कोई जीव वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार्य था। अंत में भले ही मेंडल का कार्य यह इंगित करता था कि कारक जीन विविक्त असतत इकाइयां होती हैं, फिर भी वह इनकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाया, न ये बता पाया या न बता सका कि वे किस पदार्थ की बनी होती है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों को मेंडल ने जो उस टाइम पे प्रस्तावित की थे अलग अलग नियम, अलग अलग सिद्धांत वंशागति के इनहेरिटेंस के, उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं करे थे। ऑल्दो उस टाइम पे मेंडल ने उसकी भौतिक प्रमाण तो दे दिए थे कि जीन्स या कारक प्रेजेंट हैं, लेकिन कौन से पदार्थ के ये बने हो सकते हैं ये वो नहीं बता पाए थे। 1900 में 3 वैज्ञानिकों डीब्रीज, कॉरिन्स और वॉन शेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। इस समय माइक्रोस्कोपी सूक्ष्म दर्शन की तकनीक में प्रगति भी होती जा रही थी और वैज्ञानिक सावधानी से कोशिका विभाजन देखने में समर्थ हो चुके थे। कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित एवं विभाजित भी हो जाता है। इनको क्रोमोसोम रंग जाने के गुण के कारण रंगीन काय कहा गया। 1902 तक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति संचालन का ज्ञान हो चुका था। अब यहाँ पर क्या था, 1900 तक जो आपके 3 वैज्ञानिक थे, डीवरीज, कॉर्निस और वॉन शेरमार्क, इन्होंने अलग अलग जो वंशागति के लक्षण थे उनसे संबंधित अलग अलग जो परिणाम थे उनकी खोज पूरी तरीके से ये कर चुके थे। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया था तो सेल डिवीजन के बारे में भी चीजें पता चल चुकी थी और धीरे धीरे जो आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक था वो भी देखा जा चुका था, क्रोमोसोम भी आपका यहाँ पे पता चल चुका था और 1902 तक इस चीज का भी ज्ञान हो चुका था कि आपका क्रोमोसोम की गति किस प्रकार से होती है और क्रोमोसोम में गति यानी कि संचालन देखा जाता है। वॉल्टर स्टन और थियोडोर बोमरी ने देखा, अब यहाँ पर आपके दो जो वॉल्टर स्टन और थियोडोर बोमरी हैं, उन्होंने क्या देखा कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन जैसा ही होता है, उससे मिलता जुलता है। यहाँ पर आपके 4 क्रोमोसोम वाली कोशिका में अर्धसूत्रण और जनन कोशिका उत्पादन आप देख सकते हैं। ये आपकी क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम्स और आपकी कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन का आपका ये इमेज है।
इन्होंने मेंडल के नियमों तालिका 5.3 को क्रोमोसोम की गतिविधि चित्र 5.8 द्वारा समझाया। कोशिका विभाजन की समसूत्रण एवं अर्धसूत्रण विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे समझा जा सकता है। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं तथा एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान हैं। तो यहाँ पर आपके जो जीन होते हैं, जीन के समान ही जो गुणसूत्र होते हैं यानी कि क्रोमोसोम्स में आपके गुणसूत्र होते हैं, वो भी आपके युग्मन के रूप में ही देखे जाते हैं। यहाँ आपकी तालिका 5.3 क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में तुलना कैसे डिफरेंट होते हैं। जो आपका क्रोमोसोम होता है जीन में वो आपके जोड़ों में होता है, और आपका जो दूसरा होता है यानी कि आपका जीन होता है क्रोमोसोम, दोनों में ही आपके जोड़े देखे जाते हैं। युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार आपका विंस्योजित होते हैं। यहाँ पर भी युग्मक के जनन द्वारा विंस्योजित होते हैं और जोड़े में केवल एक ही युग्मक प्राप्त हो पाता है। दूसरा क्या है, अलग अलग जोड़े एक दूसरे को स्वतंत्र विंस्योजित करता है और यहाँ पे एक जोड़ा दूसरे को स्वतंत्र विंस्योजित हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, क्या आप बतला सकते हैं कि इन दो स्तंभों ए और बी में से कौन सा क्रोमोसोम का और कौन सा जीन का प्रतिनिधित्व करता है? यह निर्णय आपने कैसे किया? अर्धसूत्रण आई और पश्चावस्था में क्रोमोसोम के दो जोड़े मेटाफेज पट्टिका पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो सकते हैं। चित्र 5.9 इससे समझने के लिए दाएं और बाएं स्तंभों के 4 अलग रंगों के क्रोमोसोम की तुलना करो। बाएं स्तंभ में संभावना आई नारंगी और हरे एक साथ विंस्योजित होते हैं, किंतु दाहिने स्तंभ संभावना दूसरे में नारंगी क्रोमोसोम लाल क्रोमोसोम के साथ विंस्योजित हो रहा है। तो अर्धसूत्रण में जो आपका पहला अर्धसूत्रण होता है उसमें आपके क्रोमोसोम जो होते हैं दो जोड़े में यानी कि आपके मेटाफेज पट्टिका पर एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट तौर से आपके पट्टिकाबद्ध रहते हैं, और ये आपके चित्र 5.9 में भी आपको बताया गया है। वहीं पर आपके जो दूसरी संभावना होती है उसमें नारंगी क्रोमोसोम जो होता है लाल क्रोमोसोम के साथ विंस्योजित हो जाता है। यह आपका अर्धसूत्रण पहला है यानी कि पश्च अवस्था, और ये अर्धसूत्रण दूसरा है यानी कि ये भी आपकी पश्च अवस्था ही मानी जाती है, पर अर्धसूत्रण ये दूसरा होता है। अर्धसूत्रण 1 पश्च अवस्था, अर्धसूत्रण 2 ये भी आपकी पश्च अवस्था है। यह आपका संभावना 1 है जहां पे एक लंबा श्वेत तथा छोटा श्वेत है क्रोमोसोम, और लंबा लाल और छोटा लाल क्रोमोसोम एक ही ध्रुव है। ये भी आपका एक दूसरी संभावना है। स्टन और बोवेरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाता या अलग होना अपने में ले जा रहा कारकों के विंस्योजन का कारण बनेगा। स्टन के क्रोमोसोम के विंस्योजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशगति का क्रोमोसोम वाद या सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर क्या है, स्टन और मेंडल के जो दोनों ने अपने अपने इनहेरिटेंस या क्रोमोसोम के प्रिंसिपल्स दिए थे उनसे मिलकर बना आपका वंशगति का क्रोमोसोम वाद या सिद्धांत प्रिंसिपल। इस विचार के विश्लेषणों का अनुपालन करते हुए थॉमस हंट मॉर्गन तथा उनके साथियों ने वंशगति का क्रोमोसोम वाद या सिद्धांत के प्रयोगात्मक सत्यापन किए और यौन जनन उत्पादन विभेदन के लिए खोज के आधार की नींव डाली। उसके बाद आपके दूसरे आए जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। उन्होंने अपनी जो साथियों के साथ वंशागति के अलग अलग जो क्रोमोसोमवाद या प्रिंसिपल्स होते हैं उनका प्रयोगात्मक यानी कि जो वर्क होता है उसके बारे में बताया। मॉर्गन ने फल मक्खियों पर काम किया जो ये ऐसे अध्ययनों के लिए उपयुक्त पाई गई। चित्र 5.10 इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता था। यह अपना पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकती थी और इनमें एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति आसानी से आपकी उत्पादन इनका संभव
था, यानी कि पॉसिबल था। साथ ही लिंगों का विभेदन स्पष्ट था, नर और मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी। साथ ही इनमें आनुवंशिक विविधताओं ने अनेक प्रश्न या अनेक प्रकाश थे जो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। तो मक्खियों का यहाँ पे, फल मक्खियों का इन्होंने पूरा का पूरा रिसर्च करा, प्रोग्रेस करा, एक्सपेरिमेंट करा। 2 सप्ताह में पूरा का पूरा ये जीवन चक्र अपना शुरू करके खत्म कर सकती थी और एक मैथुन से ही बहुत सारे अलग अलग विशाल संख्या में संतति मक्खियां इसमें से उत्पादित हो सकती थी। और क्योंकि इसमें जो आपकी आनुवंशिक विविधताएं थी अनेक प्रकार की थी, तो कम क्षमता वाले जो माइक्रोस्कोप थे उससे भी इनको देखा जा सकता था। अगला टॉपिक है सहलग्नता और पुनर्योजन। लिंग सहलगन जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस किए। ये मेंडल द्वारा मटर में किए गए द्विसंकर क्रॉसों के समान थे। तो यहाँ पर जो आपके अलग अलग जीन की टेस्टिंग करी गई थी, जहाँ पे पहले भी हमने पढ़ा था मटर की टेस्टिंग करी गई थी जीन्स को देखने के लिए कि किस तरीके के जो जीन्स जब मिक्स होते हैं तो सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट में आती है उसमें किस तरीके से जीन्स अपनी जो सहयोगिता है वो दर्शाते हैं या निभाते हैं। उदाहरण के लिए मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया और फिर F1 संततियों को आपस में क्रॉस करवाया। तो जैसे पहले मटर की अलग एक प्रजाति ली गई थी, अलग अलग रंगों की पत्तियां या अलग अलग रंगों के अलग अलग प्रजातियों की मटर लेकर उनको क्रॉस करवाया था और फिर देखा था कि जो संतति पैदा होती है या उत्पन्न होती है उसमें किस प्रकार की विशेषताएं दिखती हैं, कौन से पेरेंट की विशेषताएं दिखती हैं, कौन सा जीन ज्यादा उभर कर आता है या डोमिनेट करता है दूसरे जीन्स को। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपका YW है, Y+W+1 वन्य प्रकार पीला श्वेत के साथ आपका ये रिजल्टिंग प्रोडक्ट आता है। तो इसी प्रकार से आपका क्या होता है, जो आपके जैसे ही कोई क्रॉसिंग करवाई जाती है या क्रॉस ब्रीडिंग भी करवाई जाती है तो एक जीन्स हमेशा ज़्यादातर देखा जाता है कि दूसरे ब्रीड पे क्या करता है, दूसरे जीन्स पे डोमिनेट करके सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं आती हैं वो एक ही जीन की आती है। या आपके कुछ ग्रुप्स में भी देखा गया है। यहाँ पर भी आपके पूरे पहले वाले ही जो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपका सहलग्नता मौसम द्वारा किए गए द्विसंकर क्रॉसों का परिणाम, यानी कि 2 क्रॉस ब्रीडिंग्स करवाई गई ऑपोजिट जीन्स को लेकर और उसके बाद आपके रिजल्टिंग प्रोडक्ट का अध्ययन करा गया कि किस प्रकार की विशेषताएं उसमें आपको देखने को मिलेंगी। उसने देखा कि ये 2 जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजन नहीं हुई हैं और F2 का अनुपात 9:3:3:1 से काफी भिन्न मिला। 2 जीनों के स्वतंत्र कार्य करने पर यही अनुपात अपेक्षित था। तो उन्होंने क्या देखा रिजल्टिंग प्रोडक्ट कि आपका जो नया जोड़ा निकल कर आया या जीन का जो जोड़ा निकल कर आया वो एक दूसरे से स्वतंत्र था और वो एक दूसरे के स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुआ था। और F2 में यही अनुपात भी देखा गया था जो आपके पहले रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स में भी था, जिसका रेशो 9:3:3:1 था और यही अपेक्षित भी था, यानी कि यही एक्सपेक्टेड भी था। मॉर्गन तथा उसके सहयोगी यह जानते थे कि जीन क्रोमोसोम में स्थित है। यह अगले सेक्शन 5.4 में समझाया गया है और इन्होंने शीघ्र ही यह भी जान लिया था कि जब द्विसंकर क्रॉसों में 2 जीन पीढ़ी एक ही क्रोमोसोम में स्थित होती हैं तो जनकीय जीन संयोजनों का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफी ऊंचा रहता है। मॉर्गन ने इसका कारण 2 जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा होना बतलाया। तो मॉर्गन ने जितनी भी अलग अलग मटर के या अलग अलग क्रॉस ब्रीडिंग्स जिन भी चीज़ों की करवाई थी, इसमें उन्होंने अलग अलग जब उनको ये पता चल चुका था कि जो जीन्स होते हैं वो आपके क्रोमोसोम में ही स्थित होते हैं, वहीं पर उनका लोकेशन होता है, वहाँ पर वो लोकेटेड रहते हैं। और अलग अलग क्रॉसिंग करने पे उनको जब अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे थे, कहीं पर ये हो रहा था कि सिर्फ एक ही पेरेंट के जीन्स जो थे वो आपकी सारी की सारी विशेषताएं संतति में लेकर आ रहे थे। कुछ एग्जाम्पल्स आपके दूसरे ग्रुप में ये देखे गए थे कि जो आपके दोनों ही जीन्स थे, दोनों पेरेंट के जीन्स थे, वो दोनों के ही कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको संतति में देखने को मिल रहे थे, जैसे आपको ह्यूमन बींग्स या इंसानों या फिर किसी भी जानवरों के केसेस में भी देखने को मिलता है। मॉर्गन ने इस घटना के लिए सहलग्नता शब्द दिया जो कि एक ही क्रोमोसोम को जीन जोड़ियों के साथ होने के द्वैतन करता है।
तो यहाँ पर जो ये आपके पूरे फिनोमिनाज मॉर्गन अपने एक्सपेरिमेंट्स या अध्ययन के थ्रू देख रहे थे, उसको उन्होंने एक ही नाम दिया, जो इसका शीर्षक भी था सहलग्नता। इसको इन्होंने नाम दिया। जितने भी उन्होंने अध्ययन करे उसके बाद उनको यही नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगा। साथ ही अजनकीय जीन संयोजनों के उत्पादन को पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन कहा गया। चित्र 5.11। तो यहाँ पर जो ऊपर के जितने फिनोमेनास थे उनको सहलग्नता बोला गया, और दूसरे जो आपके जिसमें आपका संयोजन के उत्पादन देखे गए थे उनको बोला गया पुनर्योजन, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन तथा उसके दल ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ों में अधिक सहलग्नता थी, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। चित्र 5.11 क्रॉस ए। उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत और पीली जीन जोड़ों में सहलग्नता अधिक थी और इनमें पुनर्योजन 1:3% था, जबकि श्वेत और लघुपंख जीन का पुनर्योजन अनुपात 37.2% था, अर्थात इनमें सहलग्नता कम थी। तो यहाँ पर उन्होंने जितने भी अध्ययन एक्सपेरिमेंट्स करे थे उनको ये पता चला कि जो क्रोमोसोम में जितनी भी आपके जोड़े स्थित थे उसमें सहलग्नता ज़्यादा थी, और उसके अलावा जो पुनर्योजन था वो कम था, यानी कि रिकॉम्बिनेशन उसमें कम देखा गया था। अलग अलग रेशोज भी उनको देखने को मिले। साथ ही साथ जो लघुपंख जीन था उसका जो पुनर्योजन था उसका जो अनुपात था वो करीबन आपका 37-38% के आसपास था। मॉर्गन के शिष्य अल्फ्रेड स्टीवेंट ने एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मकों को पुनर्योजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी का माप मानकर क्रोमोसोम में इनके स्थित के चित्र रिकॉम्बिनेशन मैप बना दिए। आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में आनुवंशिक नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं। ऐसे ही बाद में मानव जीनीम अनुक्रमण प्रयोजन में भी वर्णित किया गया। तो आजकल आपके जितने भी जीनोम के अनुक्रम होते हैं, जितने भी आपके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं, उसमें जो आनुवंशिक नक्शे होते हैं, आनुवंशिक नक्शों को बहुत ही अधिक काम में लाया जा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ करा जा रहा है। अगला टॉपिक है हमारा लिंग निर्धारण। सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि आनुवंशिक वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक पहेली ही बनी रही। आनुवंशिक क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत बहुत पूर्व कीटों पर भी किए गए प्रयोग में प्राप्त हुए। वास्तव में कीटों पर अनेक कोशिकीय प्रेक्षणों ने लिंग निर्धारण को आनुवंशिक क्रोमोसोमीय आधार की संकल्पना की ओर इंगित किया, लेकिन हेकिंग 1819 ने कुछ कीटों के शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्रकीय संरचना का पता लगाया। उन्होंने यह भी देखा कि 50% शुक्राणुओं में शुक्र जनन के बाद यह संरचना देखी जाती है, जबकि शेष 50% में यह नहीं होता। हेकिंग ने इस संरचना को एक्स काय नाम दिया, लेकिन इस महत्व को वे समझा नहीं पाए। अन्य वैज्ञानिकों ने अगले शोध कार्यों में यह निष्कर्ष निकाला कि हेकिंग का एक्स काय वास्तव में क्रोमोसोम ही था, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम कहा गया। यह भी देखा गया कि बहुत से कीटों में लगभग लिंग निर्धारण की क्रियाविधि XO प्रकार की होती है, अर्थात सभी अंडी में अन्य क्रोमोसोम ऑटोसोम के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। अब यहाँ पर आपके जितने भी अलग अलग साइंटिस्ट थे, जिसमें से एक का नाम है हेकिंग, उन्होंने 1819 में ये बताया था कि कुछ कीटों का जब उन्होंने शुक्र जनन देखा तो उसमें उन्होंने एक एक्स काय एक नाम दिया, जिसकी वजह से आपका लिंग निर्धारण देखा गया कि आप डिटरमाइन काफ़ी हद तक कर सकते हैं। लेकिन ये एक्स काय होता क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुछ टाइम के बाद जब अलग वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अध्ययन करा तो उन्होंने ये माना कि ये जो एक्स काय था ये और कुछ नहीं बल्कि एक्स क्रोमोसोम ही है, और इसको फिर उन्होंने नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम। दूसरी ओर कुछ शुक्राणुओं में यह एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं। अब यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कुछ शुक्राणुओं में ये एक्स क्रोमोसोम देखा जाता है, बट कुछ में नहीं भी देखा जाता है। एक्स क्रोमोसोम सहित शुक्राणु
क्रोमोसोम सहित शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे मादा बन जाते हैं और जो एक्स क्रोमोसोम सहित शुक्राणु से निषेचित होते हैं वो नर बन जाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि नर और मादा दोनों को क्रोमोसोम संख्या बराबर है? इस एक्स क्रोमोसोम की लिंग निर्धारण में भूमिका होने से लिंग क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं यहाँ पर क्या डिटरमाइन करते हैं बाद में, क्योंकि इन्हीं से पता चलता था कि जो आपका बेबी होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, नर या मादा होगी। इसकी वजह से इन क्रोमोसोम को क्या नाम दिया गया? इनको नाम दिया गया लिंग क्रोमोसोम। शेष क्रोमोसोमों को अलिंग क्रोमोसोम ऑटोनोमस नाम दिया गया। तो आपके जो शेष क्रोमोसोम थे, क्योंकि वो डिटरमाइन नहीं कर पाते थे शायद, इसी वजह से इनको क्या नाम दिया गया? इनको अलिंग क्रोमोसोम ऑटोसोम नाम दिया गया। टिड्डा XO प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है। तो टिड्डा जो है वो आपका XO प्रकार का, जो आपको अभी एग्जाम्पल दिया गया था लिंग निर्धारण के लिए, उसी का एक एग्जाम्पल है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी का जो दूसरा भाग है वो हम दूसरी क्लास में करेंगे।